अब देखिएगा चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है फोर्स इन 3 डायमेंशन। अब ये बस छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट जो है चैप्टर के करने हैं हमें फिर भी, और ये जो है काफ़ी आसान चैप्टर है। बीएससी पार्ट 1 से रिलेटेड ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना। अब इसमें सबसे पहले है 4.2 फोर्स इन 3 डायमेंशन। फोर्स इन 3 डायमेंशन में है, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड के अलॉन्ग जो उसके कंपोनेंट हैं वो है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर। अब इस पूरे चैप्टर में ये चलेगा। तो फार्मूला लेने जा रहे हैं और उसके लिए फार्मूला देंगे, वो तो 12th वाला ही होगा हमारा, वेक्टर वाला। ये है लेट द फोर्स कैपिटल आर हैव components capital X comma capital Y comma capital Z along coordinate axis, then r square is equal to x square plus y square plus z square। और ध्यान रखिएगा, और वेक्टर आर में आप खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे। वेक्टर आर के कंपोनेंट को हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कहा है। अगर हम वेक्टर बनाने जाएंगे तो एक्स जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। बल जिस रेखा के अनुदिश कार्य करता है वह उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, और लाइन ऑफ एक्शन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि दिस इज बीएससी पार्ट में जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, वो होंगे x अपॉन आर, वाई अपॉन आर और z अपॉन आर। यानी कि कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आपके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। फिर ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर x अपॉन आर कॉमा वाई अपॉन आर कॉमा जेड अपॉन आर। लाइन ऑफ एक्शन लिखने का तरीका देख लीजिएगा, लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन कोसाइन लिखने का तरीका देख लीजिएगा। कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा और आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी अगर आप स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू 1 तैयार हो जाएगी। अब ये है हमारा आर्टिकल 4.3 resultant of any given system of forces। any given system of forces acting at given point of rigid body। स्थिति ऐसे है, कोई रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के किसी बिंदु पर बल हमारे लगे हुए हैं, तो उस रिजिड बॉडी के किसी बिंदु पर अगर बल लगे हुए होंगे तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बारे में हमें आर्टिकल जो है वो डिस्कस करना है। देख लीजिएगा। ये किसी भी शेप की आप एक रिजिड बॉडी बना दीजिएगा, यहाँ पर ये डाल दीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार हो गई है, ये ओरिजिन हो गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस हो गई है और ये हो गई है जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास तैयार है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये कोई पॉइंट है,
ढेर सारे पॉइंट पर ढेर सारे बल जो है दिए अनेक दिए गए बिंदुओं पर जो है ढेर सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो उनमें से एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आएगा फिर उस पर समीशन लगा देंगे। और ध्यान रखना, जब रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर जो है बल कार्य फोर्सेस कार्य करते हैं तो उनके रिजल्टेंट से हमेशा दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक रोटेशन, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आता है वो फोर्स के रूप में और मूवमेंट के रूप में, दो रूपों में निकल करके आता है। अब ऐसे कर लीजिएगा, ये सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट मेरा P है, मेरा पॉइंट P है, इस पर कोई मेरा फोर्स कार्य कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल R और सफिक्स में R डाल दिया गया है। तो ऐसे समझ लेना फोर्सेज x1 x2 डॉट डॉट, तो ऐसी R के सफिक्स में मैंने R डाल दिया है समीशन के लिए। अब इसके कंपोनेंट होंगे, इधर हो जाएगा कैपिटल XR, Z के पैरेलल हो जाएगा कैपिटल ZR और Y के पैरेलल हो जाएगा कैपिटल YR। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट ले लिए हैं। अब जो पॉइंट P है मेरा, इसके कोऑर्डिनेट है XR, YR, ZR। जो मेरा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल XR, स्मॉल YR, स्मॉल ZR। सही है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस P पर जो फोर्स कार्य कर रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। अब आप ऐसे करिएगा, ये ध्यान रखना, जो डायग्राम है वो हाथी दांत की तरह से होगा, डायग्राम सिर्फ दिखाने का होगा और लिखना किस तरह से है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फोर्स P है, अब ये हो गया है। अब सबसे पहली लाइन ये लिख देते हैं, लेट द फोर्स R acting at point P, coordinate XR, YR, ZR of the body. Let capital XR, capital YR, capital ZR are component of this force along कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कैपिटल XR, कैपिटल YR, कैपिटल ZR है। अब देख लीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं ये जो सिस्टम बना हुआ है ये तो बना हुआ है ना। अब इसमें मैं 4 नए बल लगाने वाला हूं और 4 नए फोर्सेज जो मैं लगाऊंगा वो इस तरह से लगाऊंगा कि उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। अब देखिएगा कहाँ कहाँ फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ P वाले पॉइंट से XY प्लेन में आइएगा, ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है। ये पॉइंट ये हो जाएगा 0, YR, ZR, सॉरी गलत हो गया है, XY प्लेन में मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये हो जाएगा XR, YR और ZR वाला जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि XY प्लेन है तो कोऑर्डिनेट जो है उसमें ZR वाला तो होगा ही नहीं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वो ZR हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका ZR हो जाएगा। अब यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये y के पैरेलल लाइन ले रहा हूँ मैं। इधर अगर आप जाएंगे तो ये आपकी YR हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाते हैं तो ZR हो जाएगी और ऐसे जाते हैं तो YR हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी XR। ये पॉइंट मान लीजिएगा कोई, ये पॉइंट मेरा A है ना। अब कोऑर्डिनेट जो P का कोऑर्डिनेट XR, YR, ZR कैसे बना, 3D है। तो पहले आप ऐसे जाते हैं, XR आता है, फिर आप बाहर आते हैं तो YR आता है, फिर आप ऊपर जाते हैं तो ZR आ जाता है। तो पहले XR आएगा, फिर यहाँ YR आएगा और फिर ऊपर जाएंगे तो वो ZR आ जाएगा और आपका बिंदु P का कोऑर्डिनेट जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 4 बल में लेने वाला हूँ, A पर लूंगा मैं फोर्स, ZR लेने वाला हूँ जो Z एक्सिस के पैरेलल होंगे,
ये डॉट डॉट करके मैंने लाइन बना दी है। ये ए मान लीजिएगा यहाँ एम है, इधर की तरफ फोर्स जेड आर है, और ये पॉइंट एन है, इधर की फोर्स की तरफ जेड आर है। तो ए पर जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, जेड के नेगेटिव डायरेक्शन में जेड आर वाला फोर्स इंट्रोड्यूस क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर आ जाइएगा, इस वाली लाइन को पीछे बढ़ा दीजिएगा, एक आप इधर लेंगे, एक फोर्स जेड आर इधर डालेंगे और इधर जेड एच डाल दीजिएगा, एक फोर्स इधर डाल दीजिएगा जेड आर। तो 4 जगह मैंने जेड आर फोर्स बनाया है, लेकिन ध्यान क्या रखा है, डायरेक्शन अपोजिट रखी है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये फोर्स आपका जो सिस्टम है उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, आपका सिस्टम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो 4 फोर्स हमने इंट्रोड्यूस करे। नाउ introduce force, now introduce forces ZR along AM, AN, OZ, OZ. These forces does not affect, these forces does not affect, प्रभावित नहीं करते हैं, does not affect the resultant of given system। यानी कि जो निकाय सिस्टम आपको दे रखा है, बलों का निकाय दे रखा है, उनको ये फोर्सेज जो है प्रभावित नहीं करते हैं, है ना। अब ये ले लीजिएगा, अब बिंदु P पर मैं फोर्स जेड आर लेने वाला हूं। द कंपोनेंट जेड आर एट P इज इक्विवेलेंट टू, द कंपोनेंट जेड आर एट P इज इक्विवेलेंट टू, जो कंपोनेंट जेड आर है जो बिंदु P पर कार्य कर रहा है, आप ये समझ लीजिएगा डायग्राम को दिखाने का है। अब डायग्राम के चक्कर में पड़िएगा, अगर डायग्राम के चक्कर में पड़ेंगे तो आप मूवमेंट लेना जो है आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका रिजल्टेंट क्या दिखाने वाला हूँ। आपको कैसे सीखना है, आपको रिजल्ट से थ्योरी सीखनी है। होता क्या है, जब हम फिजिक्स में जाते हैं तो वेक्टर टेस्ला इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क में है, बलागुण में आर क्रॉस एफ होता है, क्रॉस है तो डिटरमिनेंट से मान दिया जाएगा। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, फर्स्ट रो में तो आ जाएगा आई जे के आ जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे स्मॉल एक्स आर, स्मॉल वाई आर, स्मॉल जेड आर, और यहाँ फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे कैपिटल एक्स आर, कैपिटल वाई आर, कैपिटल जेड आर। ये फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना। आई जे के आ गया, दूसरी रो में कोऑर्डिनेट आ गए, और तीसरी रो में फोर्स के कंपोनेंट हो गए। अब मैं इसे खोल देता हूँ, आई कैप के साथ स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर, प्लस जी कैप के साथ जेड आर कैपिटल एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर और कैपिटल जेड आर, प्लस की कैप के साथ, के कैप के साथ देख लीजिए स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर और कैपिटल एक्स आर। ये मूवमेंट के कंपोनेंट है। आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, जे कैप के साथ जो है वो मूवमेंट वाई एक्सिस के अबाउट है, और जो के कैप के साथ है वो मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस है। इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब देखिएगा, अब हम लिख रहे हैं द कंपोनेंट जेड आर एट पी इज इक्विवेलेंट टू, ये वाला बल इस बल से कट जाएगा, ये वाला बल इस बल से कट जाएगा, तो जो नए 4 बल डाले हैं हमने उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो बल पैदा होगा जेड आर, ये है ए सिंगल फोर्स, कैपिटल जेड आर
along जेड एक्सिस। सिंगल फोर्स कैपिटल ए सिंगल फोर्स पैदा होगा कैपिटल जेड आर अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो मैंने वो रफली बताया उसमें कैपिटल जेड आर कहाँ कहाँ आएगा, एक दिखेगा ये वाला पद दिखेगा, ये स्मॉल वाई आर इंटू जेड आर है, डिस्टेंस की मल्टीप्लाई फोर्स से हो रही है तो मूवमेंट हो जाएगा, और बाहर आई कैप है तो ये है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये आपका कपल है, एक कपल ऑफ मूवमेंट स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर अबाउट एक्स एक्सिस। एक मूवमेंट ये पैदा हो गया, और देखिएगा कैपिटल जेड आर कहाँ है, यहाँ है कैपिटल जेड आर। तो कैपिटल जेड आर यहाँ है तो मूवमेंट हो गया माइनस एक्स आर जेड आर, और बाहर जे कैप है तो ये है अबाउट वाई एक्सिस। एक कपल ऑफ मूवमेंट माइनस स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर अबाउट वाई एक्सिस। अब ये तीन चीजें हो गई हैं, तो जो फोर्स है आपका उसके तीन रिजल्ट आए हैं। अब एक डायग्राम हमारा बन चुका है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको उल्टा सीखना है, डायग्राम पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चार बल लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो, अब ये इसलिए लगाए जाते हैं जैसे ये कैपिटल जेड आर है, ये कैपिटल जेड आर है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कपल बना लेंगे, और कपल का फार्मूला होता है बल गुणा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस कैपिटल जेड आर, जब ये कैपिटल जेड आर मूवमेंट बना लेते हैं, बीच की डिस्टेंस एक्स आर होती है। उसी तरह से ये वाला जेड आर और ये वाला जेड आर कपल बना लेते हैं, बीच की डिस्टेंस वाई आर होती है। तो एक कपल इनकी वजह से बनता है, एक कपल इनकी वजह से बनता है, ये कपल बन गए और ये बचा रह जाता है अकेला जेड आर। आप देखिए मत डायग्राम को, डायग्राम की थ्योरी लिखने के बाद हम वहां से निकाल फेल हैं। अब सिमिलरली मैं देखो मैं डालूंगा इसके साथ, सिमिलरली आप इस लाइन को रिपीट करना सीखिएगा। द कंपोनेंट कैपिटल एक्स आर एट पी इज इक्विवेलेंट टू, जेड आर की जगह आप एक्स आर कर दीजिएगा और यहाँ एक्स एक्सिस कर दीजिएगा। एक सिंगल फोर्स कैपिटल एक्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये मिलेगा। अब देखिएगा कैपिटल एक्स आर कहाँ कहाँ है, इस वाले पद में देखिएगा यहाँ पर कैपिटल एक्स आर है, ये कपल ऑफ मूवमेंट है, और बाहर जे कैप पड़ा है तो ये अबाउट वाई एक्सिस है। A couple of movement small z r capital X r about y axis, ये y axis का अबाउट हो गया। और देखिएगा कहाँ है, और कैपिटल एक्स आर, एक कैपिटल एक्स आर आपका ये है, माइनस वाई आर एक्स आर है, और बाहर के कैप पड़ा हुआ है तो ये अबाउट जेड एक्सिस है। ये कपल ऑफ मूवमेंट माइनस स्मॉल वाई आर और कैपिटल एक्स आर अबाउट, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। वाई एक्स आर का काम हो गया है, जेड आर का काम हो गया है। अब तीन लाइनें जो है वो कैपिटल वाई आर के लिए लिखिएगा। द कंपोनेंट कैपिटल वाई आर एट पी इज equivalent to a single force capital YR along y axis आ जाइएगा, फिर ये ले लीजिएगा एक कपल ऑफ मूवमेंट। अब कैपिटल वाई आर देखिएगा कहाँ कहाँ है, ये देख लीजिएगा कैपिटल वाई आर वहाँ है और बाहर आई कैप है, तो माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर अबाउट एक्स एक्सिस। फिर एक कपल ऑफ मूवमेंट, और देख लीजिएगा कहाँ है, ये आपका स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर
स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर अबाउट, और ये है जेड एक्स। तो आपने देखा डायग्राम में, आर्टिकल में आपने देखा मैंने कैसे लिखा, मैंने डायग्राम से तो कोई हेल्प ही नहीं ली, मैं रफ पर गया, रिजल्ट खोला और उसे उल्टा लिखना शुरू कर दिया। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान याद रखने का। अब मेरे कैपिटल आर आ चुके हैं, और इस तरह से ढेर सारे बल होंगे तो पूरा टोटल निकालने के लिए समेशन लगा देते हैं, ये ले लेते हैं। द होल सिस्टम of forces, the whole system of forces is equivalent to अब देख लीजिएगा, a force along x axis के along force है, तो इसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से और समेशन एक्स आर। ए फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कैपिटल वाई इज इक्वल टू समेशन वाई आर। ए फोर्स अलोंग जेड एक्सिस कैपिटल जेड इज इक्वल टू समेशन जेड आर। कैपिटल एक्स आर आ गया, कैपिटल वाई आर आ गया, कैपिटल जेड आर आ गया है। अब मूवमेंट लेने चलते हैं। एक कपल of movement about x axis कॉमा, इसे कैपिटल L से डिनोट करेंगे। अब यहां से मत देखिएगा, समेशन अबाउट क्या ले रहा हूं, x एक्सिस, इधर से नोट कर लो, ये पड़ा स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर। एक कपल ऑफ मूवमेंट अबाउट y एक्सिस कैपिटल M समेशन अबाउट y एक्सिस है। अब ये बीच वाला पद ले लो, जेड आर कैपिटल एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर। अब तीसरा वाला ले लो, ये कपल ऑफ मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस n इज इक्वल टू समेशन, तीसरा वाला पद उठा लो, स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर और कैपिटल एक्स आर। अब ये आ चुका है। तो अब हमारा आर्टिकल का रिजल्टेंट ये कहता है, कोई रिजिड बॉडी है, उसके डिफरेंट पॉइंट पर जो है, गिवन पॉइंट पर जो है फोर्सेज अगर कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो परिणामी निकल कर आएगा, एक्स दिशा में परिणामी बल, एक्स दिशा में रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एक्स होगा, वाई दिशा में कैपिटल फोर्स रिजल्टेंट कैपिटल वाई होगा, जेड दिशा में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैपिटल जेड होगा। और एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट लेंगे तो एल कहलाएगा, बलागुण है ये टॉर्क, और वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो एम कहलाएगा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कहलाएंगे तो एन कहलाएगा। तो फोर्सेस के नाम तो एक्सिस के नाम पर ही पड़ गए, लेकिन जो मूवमेंट है उन मूवमेंट के नाम पड़ गए हैं एल एम एन। सीक्वेंस ध्यान रखना, एल एम एन, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस। ये हमारे मूवमेंट आ चुके हैं। अब रिजल्टेंट हमारा आ गया है इसमें, ये है। अब ये ले लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर। ये पूरा रिजल्ट आ रहा है। ये मैग्नीट्यूड आ गया है। द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज the line of action of resultant force have this is capital X upon R, capital Y upon R, capital Z upon R। तो बल बता दिया है, बल की क्रिया रेखा के डिसीज बता दिए गए हैं, यानी कि बल कहाँ है और कौन सी रेखा के अनुदिश वो कार्य कर रहा होगा। अब बात करते हैं मूवमेंट की। रिजल्टेंट मूवमेंट को G से रिप्रेजेंट करेंगे। The resultant
given by capital G is equal to under root L square plus M square plus N square। और ध्यान रखना जो फोर्स होता है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होती है यानी कि बल की किरण रेखा, और जो मोमेंट यानी कि आघूर्ण होता है उसकी एक्सिस होती है। अब जैसे कहा था एक्सिस के कंपोनेंट एल एम एन है और रिजल्टेंट क्या है जी है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे एल अपॉन जी हो जाएगा, एम अपॉन जी हो जाएगा और एन अपॉन जी हो जाएगा। ये हो जाएंगे डिसीज ऑफ एक्सिस ऑफ मोमेंट आर एल अपॉन जी, एम अपॉन जी, एन अपॉन जी। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका एक रिजिड बॉडी अगर है और उसके डिफरेंट बिंदुओं पर जो है बल कार्य कर रहे हैं तो उनसे परिणामी बल आर पैदा होता है, डीसी सामने पड़े हैं किरण रेखा के, और परिणामी आघूर्ण जी पैदा होता है जिसके एक्सिस के डीसी भी आपके सामने पड़े हुए हैं। तो ये दिए गए बलों का परिणामी है। और जब इन दोनों को एक चीज मिला देते हैं, 3 बल के कंपोनेंट है और 3 मूवमेंट के कंपोनेंट है, तो इन दोनों को एक साथ मिला करके जब हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं डायनेम। एक छोटी सी डेफिनेशन बना देता हूं। डायनेम ये है द कॉम्बिनेशन of force and couple is called डायनेम। तो डायनेम क्या होता है, अगर आपके पास निकाय जो रिजल्टेंट निकल करके है तो उसमें फोर्स भी है और मोमेंट भी है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो कहलाता है डायनेम। अब नेक्स्ट आर्टिकल 4.4 है, यह है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आएगी, शर्तों के बारे में बात करने वाले हैं कि रिजिड बॉडी साम्य अवस्था में कब रहेगी। देखिएगा स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी अगर साम्य अवस्था में रहती है तो ना तो बॉडी चल सकती है ना बॉडी घूम सकती है। अगर रिजिड बॉडी चल नहीं सकती है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए और तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 0 होने चाहिए, और बॉडी घूम भी नहीं सकती है तो जो आपका मूवमेंट है रिजल्टेंट वो 0 होना चाहिए, यानी कि मूवमेंट का अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, जो कपल का मूवमेंट होगा वो भी 0 होना चाहिए। जब तीनों दिशाओं के बल 0 हो जाते हैं और तीनों दिशाओं के परितः आघूर्ण 0 हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देनी है। ये एक तरह से जो हेडिंग है वो ऐसा है जैसे 11th क्लास में बच्चे फिजिक्स का हेडिंग करते हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ थ्योरम में। The necessary and sufficient condition for the equilibrium of rigid body under the action of system of forces acting at different points। यानी कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जब कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है और उसके डिफरेंट पॉइंट पर जो है फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, आर दैट द सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट सेपरेटली वेनिसेस। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जो बलों के कंपोनेंट होंगे उनका परिणामी 0 होना चाहिए, एंड आल्सो द सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट द 3 एक्सिस मस्ट सेपरेटली वेनिसेस। और तीनों अक्षों के परितः जो आघूर्ण का सम है वो भी 0 होना चाहिए। तो यानी कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आपकी ये कहती है कि तीनों अक्षों के परितः जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे वो भी 0 होने चाहिए, और तीनों एक्सिस के अबाउट जो आपके वो होंगे मोमेंट वो भी जो है वो 0 होने चाहिए। हम नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऐसे लेते हैं, लेट द फोर्सेस वेक्टर F1 कॉमा वेक्टर F2 and so on vector Fn are acting at point P1 comma P2 dot Pn of
रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के P1 P2 डॉट डॉट Pn वाले पॉइंट हैं, उन पर जो लगने वाले हैं वो वेक्टर F1 वेक्टर F2 डॉट डॉट वेक्टर Fn है। अभी हम बिल्कुल जो है फिजिक्स वालों की तरह से हेडिंग करने वाले हैं। ये है, अब पीछे वाले हेडिंग का रिजल्ट ले लेते हैं। पीछे वाले हेडिंग में ये कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैपिटल R आएगा और जो रिजल्टेंट कपल आएगा वो कैपिटल G आएगा। अगली लाइन पीछे वाले हेडिंग की उठा लेते हैं यहाँ से। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज equivalent to a single force capital R and a couple of moment G। सिंगल फोर्स कैपिटल R हो गया और एक कपल हो गया जिसका मूवमेंट जो है वो G हो गया। तो कैपिटल R इज इक्वल टू समीशन ऐसे हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर वेक्टर भी लगा देता हूँ वेक्टर R, तो यहाँ वेक्टर FR हो जाएगा और वेक्टर G को आप ऐसे लिख दीजिएगा समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ कह देते हैं वेक्टर AR I इज इक्वल टू R लगाया है तो R इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी R इज इक्वल टू 1 to n समीशन AR क्रॉस वेक्टर FR। अब ये AR क्या है? AR जो है पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का। वह वेक्टर AR इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट PR। यानी कि P1 का पोजीशन वेक्टर लोगे तो स्मॉल a1 कह दो, P2 का पोजीशन वेक्टर लोगे तो स्मॉल वेक्टर a2 कह दो। तो ऐसे मैंने PR का पोजीशन वेक्टर ले लिया है तो वेक्टर स्मॉल AR हो गया है। अब रिजल्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है और ये क्वेश्चन नंबर हो गई है 2। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी keep it in equilibrium if and only if। अब जो बल है वो बॉडी को साम्यावस्था में रखेंगे इफ एंड ओनली कंडीशन लगाने जा रहे हैं। बलों को जीरो कर दीजिएगा और आघूर्ण को भी जीरो कर दीजिएगा। ना बॉडी चल सकती है आपकी, ना बॉडी घूम सकती है। फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स vector R has no tendency to give translational displacement to the body। So वेक्टर R इज इक्वल टू 0। ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट है हिंदी में स्थानांतरीय विस्थापन, यानी कि स्थान को परिवर्तित करना। यानी कि बल में कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो बॉडी को जो है स्थानांतरीय विस्थापन दे दे, यानी कि विस्थापित कर दे। मतलब यानी कि बल में कोई ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल की टेंडेंसी ये नहीं होनी चाहिए कि वो उसे जो है स्थान परिवर्तित कर दे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि बल का परिणामी जो है वो 0 होना चाहिए। घूमने की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और घुमाने का काम करता है मूवमेंट, तो यानी कि जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो भी 0 होना चाहिए। अब ये हो जाता है सेकंड, कपल वेक्टर G has no tendency to give rotational displacement
रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी। सो वेक्टर g इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई है 4। अब इनका मैं यूज करने वाला हूं। अब ऐसे मान लेते हैं, लेट वेक्टर एफ आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स आर जे कैप वाई आर प्लस के कैप जेड आर, और वेक्टर ए आर को आई कैप स्मॉल एक्स आर जे कैप स्मॉल वाई आर के कैप स्मॉल जेड आर फोर्स के कंपोनेंट दिखा दिए हैं, और उधर वेक्टर को भी बोल दिया है, पोजीशन वेक्टर को। अब यहां से देख लीजिएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 3 में वेक्टर आर 0 है, और यहाँ देख लीजिएगा ये, तो ये हो जाता है समेशन आर इक्वल टू 1 to n आई कैप एक्स आर जे कैप वाई आर के कैप जेड आर इक्वल टू 0। जब रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो आई कैप का कोएफिशिएंट भी, जे कैप का कोएफिशिएंट भी और के कैप का कोएफिशिएंट भी सेपरेटेडली जो है वो 0 होने चाहिए। इसको इम्प्लाई समेशन आर इज इक्वल टू 1 कैपिटल एक्स आर इज इक्वल टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल वाई आर इज इक्वल टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 1 कैपिटल जेड आर इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा कैपिटल जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 की जरूरत नहीं है, बस रिजल्टेंट लिख देते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस along 3 mutually perpendicular axis, the resultant of forces along 3 mutually perpendicular axis vanishes separately। vanishes नष्ट होना, शून्य होना है ना, तो ये सेपरेटली वेनिशेज होनी चाहिए। अब इधर से आ जाइएगा 2 और 4 से, बाई इक्वेशन 2 and 4 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n वेक्टर ए आर क्रॉस वेक्टर एफ आर इज इक्वल टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, जैसे अभी बोला था आई कैप जे कैप के कैप स्मॉल एक्स आर स्मॉल वाई आर स्मॉल जेड आर कैपिटल एक्स आर कैपिटल वाई आर कैपिटल जेड आर इज इक्वल टू 0। बोल दीजिएगा इसे। तो ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n आई कैप के साथ, देख लीजिएगा स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर जे कैप के साथ, उल्टा बोलिएगा जेड आर कैपिटल एक्स आर माइनस एक्स आर कैपिटल जेड आर प्लस के कैप के साथ स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर कैपिटल एक्स आर इज इक्वल टू 0। अब राइट में जब 0 तो तीनों कंपोनेंट 0 में होने चाहिए। समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर इज इक्वल टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल जेड आर कैपिटल एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर इज इक्वल टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर कैपिटल एक्स आर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कैपिटल एल इज इक्वल टू 0 कैपिटल एन इज इक्वल टू 0 कैपिटल एन इज इक्वल टू 0। एल एम एन हमारे बल के घटक थे। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसको इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट 3 mutually perpendicular axis vanishes separately। इस प्रकार हमने दिखा दिया कि निकाय अगर साम्यावस्था में है तो तीनों अक्षों के अनुदेश
बल अलग अलग जीरो होनी चाहिए, तीनों अक्षों के परिताप गुण भी जो अलग अलग जीरो होनी चाहिए। फिर ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये तो छोटी सी है, इसमें 2 लाइन लिख दीजिएगा एक। अब इसका उल्टा ले लीजिएगा, if capital X is equal to capital Y is equal to capital Z is equal to 0, capital L, capital M, capital N is equal to 0, इसको imply factor R is equal to 0, comma factor G is equal to 0, इसको implies the rigid body has no tendency of translational displacement and rotational displacement. So the rigid body is in equilibrium. इस तरह से जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अभी मैंने आर्टिकल बताए हैं, अभी 2 वीडियो और आर्टिकल की बनेगी। चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, कोई भी नई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगती है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर चल रहा है पूरा, तो अजीब सा नहीं लगना चाहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चैप्टर ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। हम इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मान करके चलते हैं।